नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ जीएस दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम लोग पॉलिटी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज एमसी के रूप में चला रहे हैं। आज उसका ये छठवां भाग है। हम लोग पार्ट वन में इसके कुछ नोट्स को देखेंगे और उसके बाद इसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस के रूप में हम लोग इस पूरे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आज पार्ट 6 में हम लोग पढ़ेंगे संविधान के अनुच्छेद। संविधान के अनुच्छेद के बारे में हम लोग यहाँ आज डिस्कस करेंगे। तो भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे, कैसे क्या चीज हुई, इन सब की विस्तृत जानकारी आप सबको प्रदान की जाएगी। भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद यानी आर्टिकल थे। आज इनकी संख्या लगभग 450 पहुंच गई, 450 पहुंच गई, परंतु सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क, ख, ग आदि के रूप में जुड़े हुए हैं। संविधान के मूल पाठ में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। संशोधन के द्वारा कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए। नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई। जो अनुसूचियां हैं उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई। आइए देखते हैं अनुच्छेद पर दृष्टि। देखिए, अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल 1 में जो संघ का नाम, देश का नाम, राज्य क्षेत्र का नाम, इस नामों के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 2 में क्या किया गया? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापन, मतलब भारत की सीमा से किसी नए राज्यों को निर्माण करना है या किसी दूसरे भारत में राज्य हैं, 28 राज्य हैं, उन 28 राज्यों को परिवर्तित करके नए राज्य बनाने हैं, तो ये उनकी स्थापना करना है। बांट करके एक राज्य से 2 राज्य बनाने, तो ये स्थापना इस आर्टिकल 2 के अंतर की गई है। अनुच्छेद 3 में किया गया नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों के परिवर्तन नए राज्य के निर्माण में। ठीक, उसमें वर्तमान राज्य और क्षेत्रों के सीमाएं जो हैं, नामों में परिवर्तन, यह आर्टिकल 3 में किया गया। और आर्टिकल 5 में दिया गया है कि संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। आर्टिकल 5 में नीचे है, ये छिप गया है। आर्टिकल संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, मतलब जब से संविधान प्रारंभ हुआ तब से उस व्यक्ति को, जो भारत में था, उसको क्या हुई? नागरिकता मिल गई। आइए हम दूसरे आर्टिकल पे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, मतलब विधि का मतलब क्या होता है? कानून। कानून के सामान्य सभी व्यक्ति को, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे सभी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कानून के लिए सभी समान है। सब पर एक लॉ लागू होता है, जो है कोई डीएम एसडीएम, सबके प्रति एक लॉ लागू होता है। फिर क्या है? अनुच्छेद 15 कहता है सबसे प्रसिद्ध धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, मतलब आपसे कोई धर्म के आधार पर, मूल वंश, आपका मूल वंश क्या है, आदिवासी है क्या है, एससी एसटी है, या जाति है, या लिंग है, महिला पुरुष के स्थान, या ट्रांसजेंडर, या जन्म स्थान के रूप में अगर कोई विभेद करता है तो उस पर भी आर्टिकल ये हमारे हम। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता, मतलब लोगों को जो कार्य करने हैं उसमें अवसर की समानता, लोगों को कार्य करने के लिए अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 17 कहता है कि स्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 कहता है स्पृश्यता का अंत। स्पृश्यता मतलब छुआछूत, अनटचेबिलिटी का अंत। आर्टिकल, अगर आपसे कोई छुआछूत की बात करता है तो आर्टिकल 17 के अंतर्गत उसको हम लोग क्या करते हैं? कोर्ट में रिट जारी कर सकते हैं। फिर अनुच्छेद 18 में बात की गई है उपाधियों का अंत। जैसे लोग पहले क्या करते थे, जब संविधान हमारा नहीं बना था, महाराणा रणजीत सिंह, बादशाह अकबर, तो अपने नाम के आगे जो ये पदवी, ये उपाधियां लगाते थे, इसका अंत कर दिया गया है। तो ये उपाधियों का अंत अनुच्छेद आर्टिकल 18 में बात की गई है। वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, मतलब आप अपनी बातों को रख सकते हैं, आप स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को कह सकते हैं, ये बात आर्टिकल 19 में कही गई है। आर्टिकल 20
अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 20 क्या कहता है कि अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में मतलब जो कोई अपराधी है उसके लिए दोष सिद्ध के मतलब दोष उसका नहीं हुआ लेकिन फिर भी उसको जो है सजा मिली तो उसके लिए संरक्षण की बात की गई। आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, मतलब जीवन जीने का अधिकार आपको होना चाहिए। आर्टिकल अनुच्छेद 21 का, अब का जब का आ जाए, का खा गा कहीं आ जाए तो ये मान लीजिए कि इसको संशोधन के द्वारा इसमें रखा गया है, संशोधन हुआ है इसमें। तो इसमें है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। आइए बात करते हैं अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण जो है। आर्टिकल 23 कहता है मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध। आर्टिकल 24 क्या कहता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, मतलब कारखानों में छोटे छोटे बालक कार्य नहीं करेंगे, वहां पर भी उनका प्रतिषेध है। आजकल देखते हैं 14-15 साल के या 9-10 साल के बच्चे कारखानों में काम, कोई कारखानों में ब्लास्ट हो गया तो उससे क्या होता है कि उससे दिक्कतें होती हैं, छोटे बच्चों की जानें चली जाती हैं। तो इसलिए किया गया है कि कम से कम कि कारखानों में इन बच्चों का जो है कार्य करना प्रतिबंधित कर दिया जाए। आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण की और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 में यह है कि अपने धर्म को आप किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, उसमें आचरण उसके व्यवहार को अपना सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है, यह आर्टिकल 25 में कहा गया। आर्टिकल 29 में क्या कहा गया अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, मतलब जो अल्पसंख्यक है जिनकी संख्या क्या है कम है, उनके हितों को, इनको अधिकार क्या है उनके हितों का संरक्षण की बात की गई है। फिर अनुच्छेद 32 क्या कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात की गई है, जिसको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दिल और आत्मा कहा था इसको, है ना। फिर अनुच्छेद 39 प्रत्येक नागरिक को चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 39 में यह बात कही गई है कि कोई भी व्यक्ति हो अगर एक कार्य कर रहा है, पढ़ाने का कार्य या कोई भी कार्य हो तो समान कार्य के लिए समान वेतन की प्रावधान करते हैं। अनुच्छेद 39 का में कहता है सामान्य न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 40 कहता है कि ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान, प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किया जाएगा जो है। देखिए 39 का आ गया, इसका मतलब यहाँ 39 का में भी क्या हुआ है कि इसका अमेंडमेंट संशोधन किया गया है। आइए नेक्स्ट अनुच्छेद 44 की बात करते हैं नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 44 में। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा की बात की गई है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की बात की गई है। अनुच्छेद 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई है। अनुच्छेद 51 में क्या है कि अंतरराष्ट्रीय सभी देश क्या है लड़ाई झगड़े एक दूसरे से शांति बनाए रखें, ठीक। अनुच्छेद 51 का में क्या है मूल कर्तव्यों की बात की गई कि हमारे कर्तव्य क्या होंगे, इसकी बात की गई है। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई है। इन सब का वीडियो आपको मिलेगा आगे, इन सब के बारे में जो 22 भाग हैं, इन 22 भागों के बारे में चर्चा होगी, इस पे क्वेश्चंस जो होंगे वो भी बताए जाएंगे आपको। आइए अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति के बारे में चर्चा की गई है। आइए अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला
आर्टिकल जो है आर्टिकल 57 है वो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है। ठीक। और हमारा जो अगला है अनुच्छेद 58 है, ये राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में यहाँ बात की गई है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 60 में क्या कहता है, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात की गई है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग प्रक्रिया के बारे में बात की गई। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की बात की गई है। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 74 कहता है राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद है। राष्ट्रपति को क्या कि सहायता और सलाह देने के लिए क्या है, मंत्रिपरिषद होगी। अनुच्छेद 75 एक कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 76 भारत में महान्यायवादी की बात करता है और अनुच्छेद 79 संसद के गठन का प्रावधान है। क्या कहता है, संसद में गठन का प्रावधान की बात करता है। आइए अगले देखते हैं, अगले कुछ अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 80 में बात की गई है राज्यसभा की संरचना के बारे में। अनुच्छेद 81 में बात की गई है लोकसभा की संरचना के बारे में। अनुच्छेद 83 एक में राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसके बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के लिए अर्हता की बात की गई है। अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 101 में लोकसभा द्वारा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष विपक्ष के मत बराबर होने पर करेगा। मतलब अगर कोई लोकसभा में या कोई मत लोकसभा जो के निर्णायक मत के बारे में है कि अगर किसी मुद्दे पे वोटिंग हो रही तो निर्णायक मत उस समय लोकसभा का अध्यक्ष करेगा और उसकी बात 101 में की गई है। 100 अनुच्छेद 8 में क्या है, 108 में बात की गई है कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है 108 में किया गया है। अनुच्छेद 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 111 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति की बात की गई है। और अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है अनुच्छेद 112 के अंतर्गत में जो है, ठीक है ना। आइए हम अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए अनुच्छेद 12 में वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बात की गई है और अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है। ठीक, उसके बाद अनुच्छेद 122 में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना, ठीक, इसके बारे में बात की है। अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बात की गई। और अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, इस बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 137 में उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन शक्ति के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में चर्चा है। और अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में चर्चा की गई है। आइए अगले तरफ देखते हैं।
अगला अनुच्छेद है कि अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 161 में क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश की निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति के बारे में है। राज्यपाल शक्ति के बारे में विवरण है। अनुच्छेद 164 में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। 164(1) में बात की गई कि राज्यपाल द्वारा जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी। फिर 165 में बात की गई है कि राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का उत्पादन एवं सृजन के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 174 में राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 200 में राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति की बात की गई है। अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक के बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 213 में विधानमंडल के विश्रांत काल में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। 213 में अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात की गई है, यानी हाई कोर्ट की बात की गई है। अनुच्छेद 216 में देखिए क्या बात है, उच्च न्यायालय के गठन के बारे में यहाँ चर्चा की गई है, गठन के बारे में। ठीक, अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तों के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 231 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना की बात की गई। 231 आर्टिकल के अंतर्गत ये बात की गई है। अनुच्छेद 233 में जिलाधीशों की नियुक्ति की बात की गई है। जिले में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 239 का में दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी, उसको यूनियन टेरिटरी के रूप में जो है विशेष उपबंध है। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय है। संघ मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 में 243 के खा में पंचायतों के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 243 के झा में पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यों द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 243 के टा में पंचायतों के निर्वाचन की बात की गई है। अनुच्छेद 243 के था में नगर पालिकाओं के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 243 या का में नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन की बात की गई है। अनुच्छेद 243 या घा में जिला योजना की समिति के लिए बात की गई है। अनुच्छेद 243 या झा में सहकारी समितियों के निगमन की बात की गई है। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 249 में ये बात की गई है कि राज्य जो है राष्ट्रीय हित के बारे में कोई बात होगी तो कानून बना सकता है। आइए आज देखते हैं, यह है अगला है कि अनुच्छेद 253 में अंतरराष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए प्रावधान की बात है। अनुच्छेद 262 में अंतरराज्यिक नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय, मतलब दो राज्य हैं, अगर दो राज्यों से एक नदियां गुजर रही हैं तो उनके जल के संबंध में अगर विवाद होता है तो ये इसका विवादन भी 262 के अंतर्गत किया जाएगा। ये संविधान के अनुच्छेद 262 के अंतर्गत लिखित है। अनुच्छेद 263 में अंतर राज्य परिषद के संबंध में उपबंध है।
अनुच्छेद 266 में भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे के बारे में प्रावधान की बात करता है। अनुच्छेद 267 भारत की आकस्मिकता निधि के बारे में बात करती है। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 300 का विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित न किया जाने के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बात करता है। आइए अगले अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 315 में बात की गई है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग एक हो, इसके लिए बात की गई है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होने के बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 326 में लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन तथा वैश्विक मताधिकार के आधार पर होना है, इसके बारे में चर्चा की गई है। फिर अगली बात आती है कि अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की बात है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व है और अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण है और अनुच्छेद 333 में राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व के बारे में बात की गई है जो है ठीक। आइए हम अगला देखते हैं। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में चर्चा की गई है। यहाँ पे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के बारे में विस्तृत विवरण मिलेगा। इसको जब मैं आगे की इसकी क्लासेस में दूंगा तो इसमें हर एक आर्टिकल को बहुत ही डिस्क्रिप्टिव रूप से बताऊंगा और इसके बारे में विस्तृत चर्चा होगी जो है। अनुच्छेद 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बात की गई है। ठीक है। अनुच्छेद 340 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी एवं देवनागरी लिपि घोषित की गई है, इसके बारे में बात की गई है 343 में। अनुच्छेद 344 में राजभाषा आयोग के बारे में चर्चा की गई हम। अनुच्छेद 350 का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं के बारे में बात की गई है। ठीक है। आइए और कुछ अंतिम आर्टिकल्स हैं, इसको देखते हैं। 350 का में प्राथमिक स्तर पर मातृभूमि में शिक्षा की सुविधाओं के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति के बारे में चर्चा है। अनुच्छेद 356 में राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दिशा में उपबंध है, इसके बारे में विशेष चर्चा है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का घोषित करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 368 में संसद में संविधान संशोधन की शक्ति के बारे में चर्चा है और अनुच्छेद 370 में जो है जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में संबंध में स्थायी उपबंध के बारे में चर्चा है। स्थायी उपबंध के बारे में चर्चा है इसकी जो है ये बात की। लेकिन नए जो कानून अभी बने हैं उसमें जम्मू कश्मीर के कुछ प्रावधान को, जम्मू कश्मीर के जो कुछ 370 के अंतर्गत जो कुछ प्रावधान जो आर्टिकल दिए गए थे उसको उनको इन्होंने समाप्त कर दिया गया है। तो दोस्तों ये सारे आर्टिकल, ये अनुच्छेद थे जो मैंने आपको आपके सामने विस्तृत रूप से अभी बताएं, विस्तृत रूप से नहीं, अभी आर्टिकल से रूबरू कराए हैं कि इतने हमारे आर्टिकल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे उनके बारे में मैंने चर्चा की है। अब इसके कुछ एमसीक्यू के रूप में कुछ क्वेश्चंस आएंगे
उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो है, उन क्वेश्चंस को देखेंगे। लेकिन आज ही इसके एक ही क्वेश्चन को लेकर के मैं उपस्थित हूँ, क्योंकि आगे की पीपीटी नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे बनेगी जो है। तो यहाँ से इस ये जो आपका ये है, ये आपके लिए प्रश्न है। इसमें बताइएगा इसका राइट ऑप्शन कौन होगा। ये आपके लिए एक प्रश्न है और इसका आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये आरओ री एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।